ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट हमारे पास 3 तरीके के हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है। बैलेंस बजट क्या है कि जहां पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स के बराबर होंगे, यानी कि हमने जब बजट बनाया तो हमारे एस्टिमेशन इतने करेक्ट थे कि जितने हमारे टोटल एक्सपेंडिचर थे उतनी हमारी टोटल रिसीट्स रही। बैलेंस्ड रहा, जितना खर्चा किया हमने उतना ही हमारे पास रेवेन्यू भी जनरेट हो गया था, रिसीट्स भी आ गई थी। अब यहां पर जब हम बात करते हैं ना टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। जब हम टोटल रिसीट्स की बात करते हैं तो वहां पर कैपिटल रिसीट्स भी है और रेवेन्यू। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। अब देखो सरप्लस फायदे को रिप्रेजेंट करता है या फिर नुकसान को? फायदा। आपका फायदा कब होगा? जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे या आपकी रिसीट्स ज्यादा होंगी? रिसीट्स। तो देखो सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसीट से कम होते हैं। ठीक है। ऐसे बजट को इन्फ्लेशन के टाइम पे अडॉप्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे मतलब जब महंगाई ज्यादा हो उस टाइम पे हमें सरप्लस बजट चाहिए होता है। तब जो हमारा एस्टिमेशन चलता है वो ऐसे चलता है कि हमारे टोटल रिसीट्स ज्यादा हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कम। उसके बाद डेफिसिट। अब डेफिसिट किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी को। कमी कब होगी? जब रिसीट्स ज्यादा होंगी या कम? कम। तो डेफिसिट बजट वो बजट होता है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन टोटल रिसीट्स कम। आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये वही है। ठीक है। तो ऐसे बजट को हमें कब अडॉप्ट करना चाहिए? डिफ्लेशन के टाइम पे, यानी कि जब आपको दिख रहा है कि डिमांड नहीं है तो हमें अपने खर्चे बढ़ाकर दिखाने होते हैं ना। याद करो, इन्फ्लेशन में खर्चों को कंट्रोल करना होता है, डिफ्लेशन में खर्चों को बढ़ाना होता है। इन्फ्लेशन में डिमांड को कम करना होता है, डिफ्लेशन में डिमांड को बढ़ाना होता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट और डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट। डीडी से याद कर सकते हो, इसके डीडी का रिश्ता है। ठीक है। क्लास में हमने कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रेवेन्यू बजट और हमारा कैपिटल बजट और उसके जो पार्ट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। टाइप ऑफ बजट बताया था, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है। 3 तरीके के बजट बताए थे, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस बजट क्या था? जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू के बराबर होते हैं। सरप्लस बजट्स यहां पर आपके टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं। डेफिसिट बजट्स जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ डेफिसिट्स के बारे में कि ये टाइप ऑफ डेफिसिट बजट्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो पहला है बजट डेफिसिट। क्या होता है? बजटरी डेफिसिट्स का मतलब होता है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर, देखो मैं जब भी टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूं तो दैट मीन्स मैं रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों की बात कर रही हूं, किसी एक की बात नहीं हो रही है। रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की बात हो रही है। और यहां पर भी जब हम टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो ये भी रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों है। यानी कि बजटरी डेफिसिट्स क्या होते हैं? जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल टोटल रिसीट से ज्यादा होते हैं। फॉर्मूला क्या बना फिर बजटरी डेफिसिट्स का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक है। अब टाइप ऑफ डेफिसिट्स कौन कौन से हमारे पास, जो 3 तरीके के हमें पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट्स। तीनों के अपने अपने फॉर्मूले और डिटेल में भी पढ़ना भी है इन्हें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट्स की, तो रेवेन्यू डेफिसिट्स में कहां पे कमी रहती होगी? पहली बात, अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है तो आपको यहां पर एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू लेके चलने हैं और रिसीट्स भी। यानी कि जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाते हैं, जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसा डेफिसिट कौन सा डेफिसिट कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रेवेन्यू से टोटल रिसीट से ज्यादा तो है लेकिन उसमें से बोरोइंग्स माइनस करनी है। अब ये थोड़ी सी बात अटपटी सी है। फिस्कल डेफिसिट देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहां पर हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। यानी कि यहां पर रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों है। पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा डिफरेंस, यहां हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं टोटल रिसीट्स की, लेकिन वो कहते हैं उसमें से बोरोइंग्स हटा दो बस। डेफिसिट का मतलब क्या है? कमी। डेफिसिट का मतलब क्या है? कमी। और जब ये कमी हम अपने बजट में ढूंढ रहे हैं और हमारे बजट में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, क्या?
रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। तो कमी किस चीज की होगी जब हमारे पास डेफिसिट आएगा? तो रिसीट्स की कमी। ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम कम होगी खर्चे ज्यादा होंगे। मैंने बोला था ना, डेफिसिट का मतलब क्या है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आप इतना पैसा कमा नहीं रहे हो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, वो डेफिसिट है। तो हमने उन डेफिसिट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम अपने डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं ना बिजनेस की, तब भी तो पैसों की कमी पड़ती होगी। मुझे डे टू डे सपोज करो 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन कमा हम सिर्फ 80 रुपए रहे हैं, तो 20 रुपए की कमी पड़ रही है कि मुझे और 20 रुपए कमाने पड़ेंगे ताकि मैं अपने 100 के खर्चे पूरे कर सकूं। तो वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि जब आप नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हो ना, तो नॉर्मल फंक्शनिंग करते हुए भी आपको कितने पैसों की कमी पड़ रही है, आपको और कितने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, वो दिखाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ डे टू डे को चलाने के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। समझ आया रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? लेकिन फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल पूरे की बात करता है कि सिर्फ डे टू डे नहीं, जब हम पूरे तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो इकोनॉमी को चलाते हुए हम बहुत सारे खर्चे करते हैं। हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करते, हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं। हमारे पास सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स ही नहीं आती, हमारे पास कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से कितने ज्यादा है, कितनी कमी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज माइनस करके बताना, बोरोइंग्स। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स भी आती है नहीं आती है कैपिटल रिसीट्स में। उन्होंने कहा देखो, बोरोइंग्स तो बाहर वालों का पैसा है ना, उस बाहर वाले के पैसे को हटाकर आप मुझे इतना बता दो कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसीट से कितने ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। अब आगे बात समझ में क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस करनी है बोरोइंग्स को हटाकर। कैपिटल रिसीट सारी लेनी है, बस एक वाली नहीं लेनी। कौन सी? बोरोइंग्स, क्योंकि वो किसका पैसा है? बाहर वालों का पैसा है। अभी इसका रीजन भी क्या है वो भी जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हमें और पता चलेगा। तीसरा है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले आपको एफडी यानी कि फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा। उसी फिस्कल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना है। अब इसे फॉर्मूले पे ध्यान दो, बहुत डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन अभी में पढ़ना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को कंप्लीट करते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। कि जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाते थे। किसका? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब हम डे टू डे बिजनेस को चला रहे हैं, डे टू डे गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग कर रही है, तो उसके जो डे टू डे के खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतना वो डे टू डे कमा नहीं रही है अपने बिजनेस को चला के, अपनी फंक्शनिंग को करके, जितना वो खर्च कर रही है। जैसे मैंने बताया था ना कि तुम्हारी एक चाय की दुकान है, तो तुम जितना चाय को बेचकर पैसा कमाते हो उससे ज्यादा तुम सामान लाकर पैसे खर्च कर रहे हो। तुम अगर दिन के 100 रुपए कमा रहे हो तो खर्च तुम 120 रुपए कर रहे हो, वो 20 रुपए कहीं ना कहीं से तो ला रहे होगे ना, तो वो डेफिसिट है, वो कमी है तुम्हारी। कहां से खर्च करोगे? या तो किससे पैसे उधार लेके खर्च करोगे, या तुमने कोई पैसा जोड़ रखा होगा उससे पैसा खर्च करोगे, या अपना कोई एसेट बेचकर पैसा खर्च करोगे। कमी पड़ रही है तो ही तो खर्च कर रहे हो ना एक्स्ट्रा। समझ में आया? एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद नहीं है? रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जाम्पल, पैसा आता भी है ना गवर्नमेंट के पास, कहां कहां से पैसा आता है? टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है, फीस है, पेनल्टीज है, फाइन्स है, आता है ना, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि जब हम अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो उस टाइम पे अपने डे टू डे फंक्शनिंग को करते हुए नॉर्मल कोर्स जो उनका है उसको जो करते हुए जो खर्चे हो रहे हैं वो ज्यादा हैं, और उनकी इनकम जो जनरेट हो रही है वहां से वो इनकम कम पड़ती है, ठीक है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? इट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे सिर्फ करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है कि वो अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए या अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, या गवर्नमेंट को जो भी अपने कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए करना होता है, वो भी खर्चे वो गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। क्या हुआ? कल को किसी गवर्नमेंट के बंदे ने देख लिया तो वो केस कर देगा, कैसे वो बात कर रही है गवर्नमेंट के बारे में।
इसलिए मैंने बात चेंज कर दी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी करंट इनकम कम है करंट एक्सपेंडिचर से। अब देखो, अगर आपके पास पैसों की कमी पड़ जाती है तो उस पैसों की कमी को आपको कहीं से तो पूरा करना है ना। आपका खर्चा है 100 रुपए का, कमा आप 80 रुपए रहे हो, तो वो 20 रुपए कहीं से तो चाहिए आपको। कहां से निकालोगे आप वो पैसा 20 रुपए का? डिस सेविंग्स करोगे पापा की जेब से। याद करो, ऑटोनॉमस कंजप्शन भी तो यही कहता है कि जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो वहां पे भी तो आप कंजप्शन करते हो ना। कहां से करते हो? डिस सेविंग से। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जब कमी पड़ रही है तो कमी कहीं से तो पूरी होगी। या तो आप अपनी खुद का ही जेब का पैसा जो आपने पहले से जोड़ रखा है उसमें से निकालोगे, यानी कि डिस सेविंग करोगे। या फिर आप क्या करोगे, आप कैपिटल रिसीट से उसको पूरा करने की कोशिश करोगे, यानी कि या तो आप पैसा उधार लोगे या अपने शेयर्स को बेच दोगे, डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। यही तो सोर्सेज हो सकते हैं पैसे लाने के। डेफिसिट इज कवर्ड बाय द कैपिटल रिसीट्स और इट लीड टू द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। इन्फ्लेशन क्या होता है? मोमाया महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा हो, यानी कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर, कोई चीज महंगी हो जाती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हाँ, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। महंगाई मतलब पैसों का खर्च करना, एक्सपेंडिचर्स का बढ़ना। तो देखो, यहां आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है। अगर यहां आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है दैट मींस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो क्या हमारी कंट्री के लिए सही कंडीशन है? क्या इन्फ्लेशन हमारे लिए सही है? नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, कि इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद आप रेवेन्यू डेफिसिट्स को कवर करने के लिए कह रहे हो कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट करना हमारी गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस नहीं कर रहा। हमने एसेट बना रखा था, पर क्योंकि हमें कमी पड़ गई, पैसे हमारे पास नहीं रहे, तो हमने अपने एसेट बेचने शुरू कर दिए। तो ये तो गलत है हमारे लिए, तो ये भी एक डिमेरिट कह सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर डेट बर्डन्स, यानी कि कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो, कमी तो हमें पूरी करनी है, खर्चे तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो उनको पूरा करने के लिए या तो हम पैसे उधार लेंगे, और अगर हम पैसे उधार लेंगे तो हमारे ऊपर एक और बर्डन आएगा, क्या? इंटरेस्ट पे करने का। ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी रेवेन्यू डेफिसिट का इंट्रोडक्शन लिया, क्या कि ये वो डेफिसिट है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होते हैं। यहां पर इस रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग भी सही से नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। गवर्नमेंट इसको पूरा करने के लिए या तो डिससेविंग करेगी या अपने कैपिटल रिसीट्स का इस्तेमाल करेगी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स आ जाने की वजह से हमारे ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा कि एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही करना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी इकोनॉमी में अराइज होगी। ठीक है, और तेज और करनी पड़ती है इसमें, सरकार के टेक्नीशियन हो तुम। चलो भाई देखो, नेक्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब है कि मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम किस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं। हमने वहां पे ये पढ़ा कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है। जब हमें समस्या पता चल चुकी है तो उसका समाधान भी हमें पता चल जाएगा। जब तक समस्या ही नहीं पता होगी तो समाधान कैसे मिलेगा। अब हमें समस्या पता चल चुकी है कि क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़े हुए हैं, तो उसका समाधान क्या होगा? कम कर दो। हमें ये पता चला कि रेवेन्यू रिसीट्स कम थी, तो उन्हें क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। मिल गया ना, प्रॉब्लम में ही उसका सॉल्यूशन है, ढूंढो तो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो देखो जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एसेट्स को कम करना है तो आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, यानी कि आप अगर कोई भी अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यानी कि फिलहाल जिन खर्चों को आप अवॉइड कर सकते हो उन्हें हमें अवॉइड करना है। जो भी आपके बहुत ही खास प्रायोरिटी बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, सिर्फ उन्हीं खर्चों को करना है। ठीक है, दूसरा, इंक्रीज द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू बढ़ा दो। रेवेन्यू के सोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं? टैक्स और नॉन टैक्स। दो ही जगह से तो रेवेन्यू जनरेट करती है हमारी गवर्नमेंट, या तो टैक्स रिसीट्स आती हैं या नॉन टैक्स रिसीट्स आती हैं। या तो आप टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हो या कोई न्यू टैक्स आप इंपोज कर सकते हो। नॉन टैक्स रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जैसे फीस और फाइन्स और पेनल्टीज है, ये कई बार करते हैं ना, चालान के रेट बढ़ा देते हैं कि कभी कभी कोई चीज 500 की है तो वो 2000 का चालान भी कटने लग जाता है।
तो इस तरीके से आप नए नए सोर्सेज ढूंढ सकते हो अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट तो हो गया हमारा कंप्लीट।